हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 51वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 50 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। देखिए, 50 प्रैक्टिस सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपने वो सारे पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार जरूर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि अब हम यहाँ पर 2026 में जो पेपर हुए हैं उनको एज ए प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर जो है वो फरवरी में हुए हैं और अभी तक उनके आंसर कीज़ नहीं आई हैं। पेपर हमारे पास तभी आएगा जब आंसर कीज़ आ जाएगी। तो हमने क्या किया है कि जो उससे पहले जो लेटेस्ट थे, यानी कि जो नवंबर और दिसंबर में पेपर हुए थे, उनको अब हमने यहाँ पर लाना स्टार्ट किया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमटीएस वार्डर जो आपका 8 दिसंबर 2025 को हुआ था, उसके क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर लिए हैं। इससे क्या है कि आपको एक अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डीएसएसबी के जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। जनरल पेपर में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें इन सभी सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में, मतलब जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उनमें हमने यहाँ पर ओनली 50 क्वेश्चंस को ही लिया है और हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर ये रिवाइज भी होते रहें और जो टाइम है वो भी यहाँ पर कम से कम लगे। हमारी कोशिश रहती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही इन 50 प्रश्नों को विद डिटेल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाए और कोई भी फालतू की बात यहाँ पर ना की जाए। तो चलिए चलते हैं अब अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ सर्टेन वे, एफ बी ए बी इज रिलेटेड टू सी वाई एक्स वाई। इसने क्या बोला है? एफ बी ए बी को सी वाई एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें हम रिलेशन अगर यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करें तो देखिए, एफ होता है 6, वाई होता है 3, बी होता है आपका 2 और एक्स होता है, सॉरी, वाई होता है आपका 25। देखिए यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 6 से ये 3 आया, यानी कि -3 हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है, तो इसमें अगर हम -3 करते हैं तो देखिए ये दोनों तो खत्म हो ही जाएगा, ए और बी, और उससे एक पीछे चला जाएगा, यानी कि जेड भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये 25 पर पहुँच जाएगा। इसी तरह से जब ए में से हम -3 करेंगे तो ये आपका 24 पर पहुँच जाएगा, और जब हम बी से माइनस करेंगे तो फिर से आपका वाई पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई देगी कि ये इस सब में -3 करके लिखा गया है। दूसरा वाला भी हमारे पास है, बी एक्स डब्ल्यू एक्स। इसको देखिए क्या लिखा गया है। तो बी तो हमारा वाई यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था, तो बी की तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने एक्स को लिखा है यू। तो देखिए एक्स 24 है, यू आपका 21 है, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि -3 हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें डब्ल्यू आपका 23 है और डब्ल्यू का जो कोड है वो यहाँ पर टी है, तो टी आपका 20 है, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया कि ये -3 ही हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है? पता हमें ये चल जाता है कि हमें जो वर्ड दिया है उसका कोड हमें क्या लिखना है? -3 करके लिख देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है KGFG, ठीक है, KGFG। तो के होता है हमारा 11, 11 में से हम -3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, और 8 होता है हमारा एच। देखिए एच सब में दिया हुआ है तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे दिया है जी, तो जी आपका 7 होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे डी आ जाएगा, तो आपका डी आएगा, और लास्ट में भी आपका डी आएगा। तो एच डी डी आपका देखिए या तो इसमें है या तो आपका इसमें है। अब ये दोनों हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमको कहाँ से पता करना है? अब हम सेकेंड वाले से यहाँ पर पता करेंगे। देखिए एच डी, हाँ, अब हम यहाँ पर थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड है आपका एफ होता है 6, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि सी आपका आएगा। तो HDCD जो भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें बी है तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, सी इज़ द मदर ऑफ डी। इसने कहा कि सी जो है वो डी की माता है। सी इज़ द मदर ऑफ डी, तो सी एक स्टेप ऊपर होगी, डी एक स्टेप नीचे हो जाएगा। डी इज़ द सिस्टर ऑफ एक्स। जी, जो डी सिस्टर है किसकी? एक्स की। हमने बताया था कि हम फीमेल के लिए सर्कल का यूज़ करेंगे और मेल के लिए हम यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। अब एक्स का अभी हमें नहीं पता है, तो आगे इसने बोला है कि वाई इज़ द फादर ऑफ जेड। वाई इज़ द फादर ऑफ जेड, लेकिन जेड के बारे में अभी हमें यहाँ कुछ नहीं पता है। एंड जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स। जेड क्या है? एक्स का हस्बैंड है। अगर एक्स का हस्बैंड जेड है तो एक्स जो है वो उसकी वाइफ हो जाएगी, यानी फीमेल हो जाएगी। अब हस्बैंड वाइफ यानी कि जो पति पत्नी का रिलेशन है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये आपका जेड हो जाएगा और जेड आपका मेल हो जाएगा। अब इससे पहले वाले स्टेप पर आते हैं। इसने कहा कि वाई इज़ द फादर ऑफ जेड। वाई जो है वो जेड का फादर है, यानी कि वाई एक स्टेप यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है? इसने कहा है कि जेड सी से किस प्रकार संबंधित है? जेड सी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो देखिए जेड और सी ये रहा, तो जेड पूछा है जेड सी से, तो देखिए यहाँ क्या है? जेड, ठीक है, जेड ये, अच्छा सी ये रहा,
सी की बेटी है ये, ठीक है, और ये इसकी बहन है। इसका मतलब सी की बेटी एक्स है और इसका ये क्या है, पति है, यानी कि बेटी का हस्बैंड है, क्या है, डॉटर्स हस्बैंड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, पुत्री का पति, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज द टू पेयर गिवन बिलो। जैसे कि नीचे दो पैटर्न दिए हैं हुए हैं, इनमें बताना है कि किस कौन सा पैटर्न जो है वो सेम है। एम से आया एन, देखिए एम से आया एन यानी कि +1 हो रहा है। ई से आया सी, ई आपका कितना है, E5 होता है, सी आपका 3 होता है, यहाँ पर -2 हो रहा है। उसके बाद एल है, एल से आया ओ, एल 12 होता है और ओ आपका 15 होता है। तो यहाँ से 12 से 15 यानी कि यहाँ पर +3 हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाले में भी देखते हैं, पी से आया क्यू यानी +1 हो रहा है, बिल्कुल सही है। एच से आया एफ, एच होता है 8, एफ होता है 6, तो यहाँ पर -2, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए जी 7 है और जे आपका 10 है, तो +3 यानी कि सेम पैटर्न हमको यहाँ पर ऑप्शन में देखना है। अब देखिए जे से आया के यानी कि +1 हो रहा है, बिल्कुल सही है, पहला वाला ही हम अभी देख रहे हैं। डी से आया बी, डी 4 है, बी आपका 2 है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। उसके बाद एन है, एन 14 होता है, क्यू आपका 17 होता है, तो यहाँ पर +3 हुआ है। देखिए पहले वाले से ही आंसर हमारे यहाँ पर मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन को आपको यहाँ चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि रमेश इज 15th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कितना है, 15 है, ठीक है, टॉप से 15 है, एंड 62nd फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से कितना है, 62 है, 62 है। अब बताइए कि इस रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे। तो 15 + 62 - 1 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 5 2 7, 7 में से एक जाएगा 6, तो 76 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 76 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्री फॉर ऑल इज कोडेड एज दिस, फॉर माई स्टेक इज कोडेड एज दिस। तो इसने बताया, पूछा है कि 4 का कोड बताइए क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या है, कॉमन वर्ड देखते हैं। तो देखिए इस भाषा मतलब इसमें फ्री फॉर ऑल और फॉर माई सेक, इनमें अगर देखिए तो कॉमन क्या है आपका, सिर्फ यहाँ पर FOR 4 ही कॉमन है। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी अपना आंसर फाइंड करने में। तो जो आपका वर्ड यहाँ पर कोड में कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए NPROKE, तो यहाँ पर देखिए कॉमन, देखिए NP यहाँ दोनों में कॉमन है, यहाँ पर NP कॉमन है और यहाँ पर 4 कॉमन है, तो डेफिनेटली आपका 4 के लिए क्या कोड हो जाएगा, NP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। यानी कि कोई ऐसा लेटर हमें देखना है, यानी ए से लेकर जेड में से कोई ऐसा देखना है जिससे पहले ए से लेकर जेड तक कोई भी एक लेटर हो और उसके बाद कोई सिंबल हो, या तो आपका कॉपीराइट वाला हो, ये हो, एंड हो, हैशटैग हो, ये हो, ठीक है। तो इनको हमें यहाँ पर क्या है, फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि 2 लेटर हमें एक साथ देखने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, और उसके बाद में एक आपका सिंबल होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ मिलेगा हम उसको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो पहले देखिए, दो लेटर सी और यू हमें दिख गया, सी और यू, और उसके बाद हमें क्या है, एक सिंबल भी दिख गया, तो एक यहाँ पर हमारा हो गया। दूसरा देखते हैं, 2 लेटर हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद में एन है, तो यहाँ पर नहीं होगा। हम एक्स से देखते हैं, एक्स एन और हैशटैग, ये देखिए दूसरा हमारा ये दिख गया है, ठीक है, एक्स एन और हैशटैग, दूसरा ये दिख गया। तीसरा देखिए VN और %, यानी कि 2 लेटर और एक सिंबल यहाँ पर दिखा है। उसके बाद हम देखते हैं PZ और डॉलर वाला साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से 4 टोटल ऐसे वर्ड हैं जिनसे पहले एक लेटर है और उसके बाद में एक यहाँ पर सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट है आपका IRK, ठीक है, बिटवीन सेकेंड लेटर, तो इसका सेकेंड लेटर क्या है आपका R है, और एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है आपका TOY, तो इसका सेकेंड वाला क्या है आपका O है। तो O से R के बीच में इसने पूछा है कि कितने जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए O के बाद आता है आपका P, उसके बाद आता है आपका Q, ठीक है, तो 2 ही यहाँ पर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ABCDEFG केप्ट 1 अबव दी अनदर, यानी कि 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि किसके ऊपर कौन रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ए के नीचे सिर्फ 4 बॉक्स हैं, ठीक है, तो ए के नीचे 4 हैं, यानी कि ए जो है वो आपका 5वें नंबर पर होगा, नीचे आपके ये 4 जो हैं यह रह जाएंगे। उसके बाद क्या कहा है इसने, F इज केप्ट एट दी 3rd पोजिशन फ्रॉम द बॉटम,
एफ जो है वो नीचे से थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि एफ आपका यहाँ आ गया थर्ड पोजीशन पर। उसके बाद इसने क्या बोला है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में, डी एंड ए के बीच में केवल एक है। अब देखिए डी हम यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है, डी और ए के बीच में एक, इसलिए हमें डी ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, डी हमको यहाँ पर रखना होगा, यानी कि डी जो है आपका टॉप पर हो गया। अब डी और ए के बीच में सिर्फ एक यहाँ पर हमें दिख गया है। उसके बाद आगे इसने क्या बोला है, जी इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, जी जो है वो ई के इमीडिएटली अबव रखा गया है। अब हमें ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर दो जो पोजीशन है वो लगातार खाली हो, तो ये देखिए आपके नीचे ही खाली है, जी यहाँ आ जाएगा और ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दो पोजीशन बची हैं और दो ही हमारे यहाँ पर लेटर बचे हैं। अब इसने कहा है कि बी को सी के नीचे नहीं रखा गया है, यानी कि बी जो है वो सी के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी जो है वो सी के ऊपर होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखिए दो पोजीशन हमारी बची हुई है, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा और बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब जो हमसे पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर हम देंगे, ई और बी के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है। तो ई देखिए कहाँ पर है, ई आपका ये रहा और दूसरा है बी, बी आपका ये रहा, इसके बीच में कितने डिब्बे हैं, तो 1 2 3 और 4 डिब्बे रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, इसने कहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज EMIT को ये लिखा जाता है, EMIT को क्या लिखा जाता है, 9658। उसके अलावा MITY को क्या लिखा जाता है, 3589। इसने कहा है कि y के लिए जो कोड है वो क्या होगा। हमें क्या बताना है, हमें y के लिए कोड बताना है। तो देखिए जो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉमन है उसको हम हटा देते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले वर्ड्स में देखते हैं कॉमन क्या है, आई कॉमन है, आई कॉमन है, एम कॉमन है, एम कॉमन है, टी कॉमन है, टी कॉमन है। यहाँ पर देखिए 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 9 और 5 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर ई बचा है, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर वाई बचा है और यहाँ पर आपका 3 बचा है। तो सीधे सीधा हमारा कहने का जो अर्थ है वो ये हो गया कि ई का जो कोड है वो 6 है और वाई का जो कोड है वो यहाँ पर आपका 3 है। आपसे वाई का कोड पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर भी क्या है, देखिए 7 बॉक्सेस रखे हुए हैं और इनको हमें एक दूसरे के ऊपर जमाना है। तो 7 हम यहाँ पर बॉक्सेस बना लेते हैं। ये आपके 7 बॉक्सेस यहाँ पर हो गए हैं। पहला क्या है, जी को नीचे से छठे स्थान पर रखा गया है, यानी कि जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल 7 है तो जी आपका यहाँ आ जाएगा, नीचे से ये छठा स्थान है। उसके बाद इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एफ और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। देखिए एफ को हम ऊपर नहीं रख सकते हैं, एफ को हमें नीचे ही रखना होगा और जी और एफ के बीच में क्योंकि 2 हैं तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, ए को सी के नीचे, ए को सी के ठीक नीचे, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जगह खाली है, एक तो ये है और एक ये है, तो अभी हम इसको यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, थोड़ी देर में ये आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन एफ के कहीं ऊपर, अच्छा अब देखिए अब ये क्लियर हो चुका है कि जो ए जो है वो सी के नीचे है लेकिन एफ के कहीं ऊपर है, एफ के कहीं ऊपर है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हमारे पास बचती है, ये सी और ए को फिक्स करने की। उसके बाद इसने कहा है कि डी को ई के ठीक नीचे रखा गया है, डी को ई के ठीक नीचे रखा गया है, तो 2 प्लेसेस हमारे यहीं पर बचे हुए हैं, तो यहीं पर आपका ये आ जाएगा, ई यहाँ पर होगा और डी आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक ही पोजीशन बची है और एक ही लेटर बचा है, यहाँ पर आपका क्या है वो बी बचा हुआ है। अब इसने पूछा है आंसर, ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया है, तो ऊपर से तीसरे स्थान पर आपका सी डिब्बा रखा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पिछले 50 प्रैक्टिस सेट में कम से कम ये 20 बार, 20 नहीं तो कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार वाला, फंडामेंटल राइट वाला हमने आपको बताया है। तो देखिए सभी जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको सारे पार्ट्स बता देता हूँ। पार्ट नंबर ए जो 1 जो है, पहला पार्ट जो है वो क्या कहता है, आपका संघ और जो आपके टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। नेम और जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के बारे में बताता है पार्ट 1 जो है, ठीक है। पार्ट 1 क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी बाउंड्री के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल आपके 1 से लेकर 4 तक आते हैं। पार्ट 2 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पार्ट
सेकंड में आपका क्या कहता है, आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और इसमें जो आपके आर्टिकल होते हैं वो 5 से लेकर 11 होते हैं। पार्ट थर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पार्ट थर्ड में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पार्ट थर्ड में आते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये आपके 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक हैं। ठीक है, कई बार आपसे ये आर्टिकल भी पूछ ले जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल उनका कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भाग थर्ड ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से लेकर 35, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अगर पार्ट 4 की हम बात करें तो पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी आता है। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, और ये आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 36 से लेकर आपके 51 तक चलते हैं। और उसके बाद आता है आपका पार्ट 4 ए, इसमें आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। पार्ट 4 ए भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या आते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो इनमें क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य में ये पहले से नहीं थे, ये पहले से संविधान में नहीं है, यानी कि मूल संविधान में नहीं थे। इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन, जो कि आपका हुआ था 1976 में, इनको ऐड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो इसमें पूछा गया है, ये टोटल कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो टोटल आपके 6 हैं। पहले ही कितने थे, पहले आपके 7 थे, और इनमें से एक को हटा दिया गया। वो कौन सा था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको कब हटाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन, ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, और जो मौलिक अधिकार थे उनमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर हटा दिया गया था। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो टोटल कितनी हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी टोटल 11 हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर जो मूल संविधान है, मतलब जो पहले जो थी पहले यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आई थी, अभी हमने आपको बताया ये 1976 में। तो पहले जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो आपकी टोटल 10 थी, लेकिन अभी जो है वो आपकी 11 है। 11th जो ऐड हुई थी वो आपकी 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था, उसमें ऐड हुई थी। और वो क्या थी, वो थी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि जो आपके पार्ट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनके सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। अलाउद्दीन हसन वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। अलाउद्दीन हसन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के संस्थापक थे, बीजापुर, अहमदनगर, बहमनी या फिर गोलकुंडा साम्राज्य। तो देखिए अलाउद्दीन हसन, इनका नाम ये नाम हो सकता है आपने कम सुना हो, लेकिन जब मैं दूसरा नाम आपको बताऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हाँ ये नाम हमने सुना है। जो इनका जो नाम था, हसन गंगू के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, हसन गंगू। अब हसन गंगू के नाम से आपने पता ही होगा, आपको पता ही होगा कि ये किसके संस्थापक थे, ये थे आपके बहमनी साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1347 में सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। किसने, हसन गंगू ने। किसकी, अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी। और इनका जो क्षेत्र था वो था आपका दक्कन वाला क्षेत्र। ठीक है, दक्कन वाले क्षेत्र में इनका साम्राज्य था, इनके साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी जो राजधानी थी बहमनी की, वो थी आपकी गुलबर्ग। क्या थी आपकी, गुलबर्ग, जिसे एहसानाबाद भी कहा जाता, एहसानाबाद। ठीक है, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो आपकी गुलबर्ग थी, जिसे एहसानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। बाद में क्या है, जो आपका बहमनी साम्राज्य था ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वो 5 पार्ट आपके कौन कौन से थे, वो थे आपके बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेरार और बीदर। ये 5 के नाम भी आपने क्या है सुने होंगे, जिनमें से 3 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, बीदर और बेरार जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं आपके आदिल शाह। ठीक है, और इसी साम्राज्य में क्या है, आपका जो गोल गुंबज है, जो कि आज कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है।
ठीक है, कर्नाटक में है गोल गुंबज, वो आदिल शाह का ही मकबरा है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये मुझे नहीं याद आ रहा कि किस एग्जाम में पूछा गया कि गोल गुंबज जो है वो किसका मकबरा है, तो वो आपका आदिल शाह का मकबरा है, जो आपके बीजापुर साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद अगर गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुली कुतुब शाह, ये गोलकुंडा जो है इसके संस्थापक कौन थे आपके, कुली कुतुब शाह थे। और अगर बात करें यहाँ पर हम अहमदनगर की, तो अहमदनगर जो है उसके मलिक अहमद जो थे वो संस्थापक थे। और आपने नाम सुना होगा चांद बीबी का, तो चांद बीबी जो थी वो आपकी अहमदनगर साम्राज्य से ही संबंध रखती थी, जिन्होंने अकबर की सेना से क्या है मुकाबला किया था। तो ये हो गया आपका बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब द अपलैंड्स एंड मार्शी एरियाज इन द डेल्टा प्लेन ऑफ गंगाज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा के डेल्टा मैदानों में उच्च भूमि और दलदली क्षेत्रों का सटीक वर्णन करता है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो उच्च भूमि है, अपलैंड है, उसको क्या कहा जाता है, और दलदली क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो आपके गंगा के डेल्टा मैदान है। तो देखिए उच्च भूमि जो है उसको आपका चर कहा जाता है, चर। ठीक है, और जो मार्शी एरियाज हैं, जो आपके दलदली क्षेत्र हैं, उनको बिल कहा जाता है, उनको बिल कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन इसमें तो नहीं है, स्वयं पर सैंडबार, ये देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च भूमि और झीलें ये नहीं होगा। खादर और भांगर आप जानते हैं, खादर जो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं, और भांगर क्या है, जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, गणोल, दारेंग और सिमसांग नदी भारत के निम्नलिखित में से किस संरक्षण स्थल की विशिष्ट विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान के पास ये नदियां जो हैं। तो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये आप जानते हैं कि ये आपका मेघालय में है। नौकरेक आपका मेघालय में है। और मेघालय में भी कहाँ, तो ये जो गारो हिल्स हैं, आप जानते हैं कि मेघालय में क्या है, आपकी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये आपका देखने को मिलता है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर इसका यही वाला ठीक होगा। इसी में क्या है, ये गढ़वाल, दारेंग और सिमसांग नदियाँ जो हैं ये आपकी मेघालय में ही देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो आपका नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका रेड पांडा, कई बार पूछा गया है, रेड पांडा के लिए। और जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, उनके लिए भी ये जाना जाता है। जंगली संतरे के लिए एक्चुअल में ये जाना जाता है। तो पहला वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, सवाई माधोपुर जो राजस्थान में है, वहाँ पर ये आपका पाया जाता है। और इसके आसपास जो है बनास, और मतलब इसके उत्तर में, रणथंभौर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में बनास नदी, और इसके दक्षिण में यानी साउथ में आपकी चंबल नदी बहती है, चंबल नदी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपका बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगर हम कान्हा की बात करें तो कान्हा जो है, कान्हा आपका कहाँ पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, और टाइगर के लिए तो है ही है। तो इसमें जो है बंजर और हेलेन नदी जो है वो इसके आसपास बहती हैं, और जो कि दोनों की दोनों आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी, बंजर और हेलेन नदी, हेलेन नदी। ठीक है, ये दो, और ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपके बारहसिंगा के संरक्षण के लिए। ठीक है, बारहसिंगा, बारहसिंगा के संरक्षण के लिए। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। और ये जो है आपका, इसे सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये आपका झेलम नदी के किनारे पर है। कौन सी, झेलम नदी। कई बार आपसे नदी भी पूछ ली जाती है कि ये किस, देखिए यहाँ पर ये नदी का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नदी जो है वो किसके पास में है, तो ये नौकरेक के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा, राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। सिग्निफिकेंट रोल मेनली इन अबॉलिशन ऑफ विच ऑफ द स्पेशल प्रैक्टिस। राजा राम मोहन रॉय ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सभी जानते हैं कि सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और इन्होंने क्या है, किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय भी क्या है, इन्हीं को जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें जो नारियों पर
अत्याचार होते थे सती प्रथा के रूप में, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था और बाल विवाह और बहुत सारी थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिससे कि इन्हें जो है जो रूढ़िवादी जो हिंदू थे उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को अवैध घोषित करके उस पर बैन लगा दिया था। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। क्या? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया द सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अधीनस्थ, भारत में अधीनस्थ न्यायालय निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या जिला न्यायालय होते हैं, वो आपके जो राज्य की जो हाई कोर्ट होती है उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये संविधान के आर्टिकल नंबर 235 में ये बात लिखी हुई है कि जो निचली और जिला अदालतें होंगी वो राज्य की उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करेंगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो जिला जज होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि जो जिला जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो आपके गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ये अदालतें होती हैं, छोटी अदालतें, वो हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट के अंडर काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है एक प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आर्टिकल 81, 74, 57 या फिर 79। तो ये आपका कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, जो एडवाइस देने के लिए होती है, उसका जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आपका आर्टिकल नंबर 74 में है। कई बार ये बात आपको बताई गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आर्टिकल 79 की, तो ये संसद के गठन से रिलेटेड होती है। कई बार पूछा गया है संसद का जो गठन होता है, यानी कि राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका क्या है, संसद का गठन है भारत में। और 81 जो है, आर्टिकल 81 आपका क्या बताता है? ये लोकसभा की संरचना, लोकसभा जो होती है आपकी, उसकी संरचना के बारे में। और यहाँ पर आर्टिकल 57 जो है वो आपका एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। देखिए 57 हमने आपको बताया था कि 52 से लेकर और 62 तक आपके क्या है, राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो 57 में क्या है, क्या बताता है कि राष्ट्रपति, कोई जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या पहले कर चुका है, अब वह दोबारा चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये आर्टिकल 57 में बात बताई जाती है। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो लक्षद्वीप है वो आपका कहाँ, वो आपका अरेबियन सी में है, वो यानी कि आपका अरब सागर में है। ठीक है, मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव जो है आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में। अब एक ऑप्शन बचता है आपका अंडमान निकोबार, ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है। और ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें लगभग नहीं 572 जो है वो टोटल आइलैंड यहाँ पर हैं। तो ये अंडमान निकोबार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में पूछा है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में हो जाएगा, मालदीव आपका हिंद महासागर में, और अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पंजाब, गोवा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो तरंग मेल आपका कहाँ का है? गोवा का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब की अगर हम बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा और गिद्दा। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका घूमर है। ठीक है, घूमर के अलावा कालबेलिया, राजस्थान में कालबेलिया एक प्रजाति है, ठीक है, जो कि इस डांस को करती है। तो एक प्रजाति भी है और ये आपका डांस भी है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। और एक होता है आपका भवई, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं क्या है, रासलीला, चरकुला और नौटंकी, ये कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर पूछा था आपका तरंग मेल, तो आपका गोवा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस का लास्ट क्वेश्चन,
Promoting the educational interest of scheduled caste and scheduled tribe in the Constitution of India is the subject of which of the following part? यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति में शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कौन से भाग में लिखा हुआ है? तो भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 2 में या फिर केवल भाग 4 में? तो ये यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 36 से 51। तो 36 से 51 अभी हमने पीछे आपको बताया था। 36 से लेकर 51 के बीच में आपका कौन सा पार्ट आता है? पार्ट आपका 4 आ जाता है। और इस पार्ट 4 में जो आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 46 में ये लिखा हुआ है कि राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से जो SC ST हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए, ठीक है, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल हितों के लिए विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगी और उन्हें क्या है, सामाजिक अन्याय के सभी प्रकार के शोषण से बचाएगी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है, ओनली 4, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मनीष एवरेज मंथली इनकम फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ के लिए जो इसकी मंथली इनकम थी वो इतनी थी। अप्रैल में हिज इनकम वाज 75% मोर देन द एवरेज। अच्छा, मतलब एवरेज से 75% ज़्यादा हो गई ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ। इफ़ हिज एवरेज मंथली इनकम फॉर द एंटायर ईयर वाज दिस 50,163, फाइंड दी मनीष एवरेज मंथली इनकम फ्रॉम दी मई टू दिसंबर। देखिए, पहले 3 महीने की बात हुई है और फिर चौथे महीने की बात हुई है, ठीक है, यानी कि 4 महीने की बात हो गई और लास्ट में 8 महीने की बात यहाँ पर बची हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए पूरे 12 महीने की निकाल लेते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, पहले 3 महीने की हमारे पास क्या है, 45,584 है। तो टोटल मंथ इनकम निकालने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एवरेज दे रखा था, ठीक है, प्लस चौथे महीने की क्या है, इससे 75% ज़्यादा है। तो 45,584 में 75% ज़्यादा का मतलब क्या होगा? 75% ज़्यादा का मतलब होगा 100 में 75 ज़्यादा, यानी 175/100। इसको 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175। तो ये होगी आपकी 4 महीने की। उसके बाद इसने कहा है कि बाकी 8 महीने की पूछिए ना, मई से लेकर दिसंबर तक बतानी है। तो हमने मान लिया बाकी 8 महीने की क्या थी, एवरेज जो था वो x था। तो जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 8 × x इज इक्वल टू पूरे 12 महीने की। तो 12 महीने की कितनी है, 50,163, 50,163। और टोटल इनकम निकालने के लिए हम इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और जो भी कटेगा उसको यहाँ पर काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सब में से हम या फिर 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये 4 से कितनी बार जाएगा, तो 4 से जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 11396 बार, ये भी इतना ही हो जाएगा आपका 11396। उसके बाद ये तो आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये जो है आपका 3 टाइम्स यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, तो ये आपका यहाँ पर कितना आएगा, 34188। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है जिससे कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप इसको कैलकुलेट ज़रूर करके देखें। 34188 प्लस अब ये कितना आएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और 4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको पहले ही हम क्या है 4 से जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले ही अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, इसको देखिए आपका 2 टाइम है, फिर यहाँ पर 2 8 4 9, ठीक है, इतनी बार। अब इसकी हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करें तो ये आपका 2849 आया। अब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या है आपका, अब बस क्या है आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन अब आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है, फाइनल कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर क्या आती है, फाइनल कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी 34188 प्लस जब 7 की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो ये आएगा आपका 19943 और साथ में आपका 2x है क्योंकि 8 4 से हमने काट दिया था, और जब हम उसकी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150,489 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, इसमें से इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपका कितना आता है, वो आपका देखिए मतलब इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9634
48, ठीक है। अब इसको 2 से जब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 48179, ठीक है। तो 48179 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 864। प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, 864, HCF 12 है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर LCM निकाल सकते हैं, क्योंकि दो नंबर क्या होता है हमारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है आपका 864, LCM आपका दिया नहीं है, HCF आपका 12 दे रखा है। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, LCM जो है वो आपका यहाँ पर 72 आ चुका है। हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है कि LCM के सभी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो 72 क्या होता है आपका, 9 इंटू 8 होता है, तो 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर और 2 होता है आपका 2 का क्यूब, ठीक है। तो अलग अलग जो मतलब अभाज्य गुणनखंड है वो 3 और 2 हैं, तो इनका सम इसने कहा है कि 5 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसने कहा है कि उनके LCM के सभी अलग अलग गुणनखंडों का योग x है, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इसने कहा कि तो 4x एंड 40 का HCF बताइए। तो 4x यानी कि x की वैल्यू 5 है, तो 4x कितना हो जाएगा आपका, 4x आपका 20 हो जाएगा और 40 है, तो इनका HCF आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ प्रिंसिपल ऑफ 1200 यील्ड 900 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। किस वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का मूलधन 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 900 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें ब्याज दिया है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो PRT/100 हमें पता है, P कितना है 1200 है, R कितना है, R हमें निकालना है, T कितना है 5 साल है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। 60 की एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे और ये आपका कितनी बार कट जाएगा, आपका 15 बार कट जाएगा, तो 15% आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, तो माइनस क्या है 4 और माइनस अंदर वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर आपका यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है, 11 आ जाएगा। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका -7 आएगा और एक माइनस बाहर है, तो आंसर आपका प्लस का 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमित इन्वेस्ट एन इक्वल सम ऑफ मनी इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually for both the time period was 2 years and the interest rate was 10% per annum. In the end he find the difference of 64 between both the interest. Find the sum of money. तो देखिए हमने आपको बताया था जो SI और CI के बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, सॉरी CI एंड SI होगा कि CI ज़्यादा होता है, SI आपका कम होता है। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI जो होता है वो आपका PR/100 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस आपका 64 दिया हुआ है, P आपको यहाँ पर पता करना है, R कितना है, R आपका 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 ये आपका 1/10 ही हो जाएगा, इसका क्या है ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 का स्क्वायर यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, P इंटू 1/100 हो जाएगा, 100 की आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो 6400 आपका यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ललित्स एवरेज मंथली अर्निंग फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स वाज दिस। पहले 3 महीने के लिए इतनी थी, चौथे महीने के लिए 50% ज़्यादा थी। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं करा, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। देखिए बाकी इसने क्या कहा है, इन अप्रैल हिज अर्निंग वाज 50% मोर देन द एवरेज, यानी इससे 50% मोर देन थी। तो अप्रैल की निकालने के लिए हमें 16,904 में क्या करना है, 50% है तो 150/100 कर देना है, ठीक है, 15/10 यानी कि 3/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसने कहा है कि पूरे साल की जो एवरेज है वो आपका 32,567 है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया है बिल्कुल ऐसे ही इसका क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर आपको फिर क्या है कमेंट में देना है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन वही है, बिल्कुल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए ये क्या है, क्यूब का है, तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था,
सबसे पहले तो अगर सिंपली सम ऑफ नेचुरल नंबर करें 1 2 3 से लेकर n तक, तो क्या होता है आपका n+1/2 होता है, n+1/2। अगर बात करें स्क्वायर की, अगर इनका स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर बात करें क्यूब की, ठीक है, अगर बात करें किसकी, क्यूब की, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और इसी तरह से चलता जाए, तो ये होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो बस यही वाला फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन हम डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका 1 से होता है, लेकिन यहाँ पर तो पहली जो 4 टर्म है वो यहाँ पर मिसिंग है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे और फिर 1 से लेकर 4 तक का उसमें माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 20 तक का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n आपका 20 है, जितने नंबर होते हैं उतना, तो n आपका 20 है, तो 20 और n+1 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 से लेकर 20 तक हुआ, ये हमारा 1 से 20 तक हुआ, लेकिन 1 से 4 तक हमारे पास नहीं है, तो 1 से 4 तक का हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो अब n बराबर 4 होगा, यानी कि 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बस अब आपका यहाँ पर क्या है, आंसर आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार, ये आ जाएगा आपका क्या, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, तो 441 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी कि 2 0 माइनस, ये आपसे कट जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 ढाई आपका 100 आ जाएगा। 44,100 में से 100 जब माइनस करेंगे तो 44,000 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशो ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी HCF और LCM का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 144 देन फाइंड द सम ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, मान लिया हमने क्या कि आपका जो HCF है, HCF है वो आपका 1x है, क्योंकि रेशो में दे रखा है 1x है, और जो आपका LCM है वो आपका 4x है। इनका क्या प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 144, HCF इंटू LCM, यानी कि x इंटू 4x की वैल्यू 144 दे रखी है। पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 तिया 12 और 4 सिंग 24। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। 6 जब x की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो HCF है वो आपका कितना है, HCF जो आपका 6 है, और LCM जो है वो आपका 4x, यानी कि 4 × 6 यानी कि 24 है। इसने पूछा हमसे क्या है, इसने पूछा है कि HCF और LCM का योग बताइए, यानी कि इनका सम बता दीजिए। तो 24 + 6 आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, स्पोर्ट अकेडमी कीप रिकॉर्ड ऑफ टोटल ट्रेनिंग पॉइंट अर्नड बाई प्लेयर्स ऑन द nth डे। द ट्रेनिंग पॉइंट्स अर्नड बाई द टीम आर गिवन बाई Tn = n स्क्वायर प्लस n। क्या दे रखा है, Tn = n स्क्वायर प्लस n। n स्क्वायर रिप्रेजेंट पॉइंट अर्नड फ्रॉम द प्रैक्टिकल ड्रिल एंड n रिप्रेजेंट बोनस पॉइंट। हाउ मेनी ट्रेनिंग पॉइंट्स आर अर्नड बाई द टीम इन फर्स्ट n डेज। ठीक है, फर्स्ट n डेज की बात है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, हमें सम करना है। जो फॉर्मूले अभी हमने आपको पीछे बताए हैं बिल्कुल उन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करना है। देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ Tn, तो अलग अलग सम हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस समेशन का मतलब होता है सम करना। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट n टर्म्स के फर्स्ट n टर्म के स्क्वायर का सम क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो इसके लिए तो आपका आ जाएगा n+1 और 2n+1/6, और इसके लिए nn+1/2 अब इसमें से यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए nn+1/2 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी है, और ये 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जब हम कॉमन ले लेंगे n+1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 2n+1/3 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ आपका +1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये अंदर जो बचेगा हमारा 2n+1 और +3 यानी कि +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखिए 2n+4 हो गया है, तो 2n+4 में से हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 2n+2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2n+2 और डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा साथ में चल ही रहा है। तो अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं, n+1/2 × 2n+2
2/3, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, n n+1 n+2/3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो n n+1 n+2/3 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोर्ड मास का यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर का आपका वो है ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे अंदर आपका ब्रैकेट ये है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 141 × 8, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको सॉल्व करना है, ये आपका 100 आ गया। उसके बाद करली ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 614 है, ठीक है, इनटू उसके बाद ये है आपका 12/6। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा 12/6। बस अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। 8 8 एकम 8 8 चौक 32 और 8 एकम 8 3 11 1128 और 100, ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 1228 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली 1228 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 614 × 2। बस ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, ये आपका 2 बार कट रहा है और 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद जो 4 पार्ट दिए हैं PQRS वो आपको सही और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाने हैं। द यंग म्यूजिशियन विद पैशन एंड डेडिकेशन प्लेड द वायलिन कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस ड्यूरिंग द कंसर्ट। तो इसने क्या कहा, यहाँ पर क्या बात कहने की कोशिश की गई, जो यंग म्यूजिशियन था वो वायलिन बजा रहा था बड़े ही पैशन और डेडिकेशन के साथ, जिससे क्या हुआ, मतलब कंसर्ट में जो ऑडियंस है उसको उसने कैप्टिवेट किया, यानी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें, द यंग म्यूजिशियन प्लेड द वायलिन, उसने जो वायलिन बजाई वो पैशन और डेडिकेशन के साथ बजाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, पहला तो अपनी जगह ठीक है, तो पहले आएगा आपका यहाँ पर क्यू, ठीक है। क्यू के बाद आएगा आपका, सॉरी पहले आएगा आपका पी, नहीं क्यू आएगा, क्यू प्लेड द वायलिन, द यंग म्यूजिशियन प्लेड, उसके बाद आएगा आपका पी, क्यू के बाद आता है आपका पी, तो क्यू के बाद पी देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है, उसके बाद आर और उसके बाद एस, ड्यूरिंग द कंसर्ट कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन 2021 स्मोकिंग किल्ड 8 मिलियन पीपल विच इज़ द वेरी लार्ज नंबर अबाउट बिसाइड अलोंग या फिर नियर। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर क्या है, देखिए 8 मिलियन पीपल जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हम एग्जैक्ट इसको नहीं बता सकते, तो ऐसे नंबर को हम एक अप्रोक्सीमेटली बताते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली की जगह पर हम यूज़ करते हैं अबाउट का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। हिज डैश एंड डैश एटीट्यूड मेड हिम पॉपुलर अमंग हिज कलीग। तो कैसा एटीट्यूड कलीग के बीच में उसको पॉपुलर बना सकता है, ये हमें देखना है। फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, इंडिफरेंट एंड हार्श, एरोगेंट एंड सेल्फिश, रूड एंड केयरलेस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई रूड होगा मतलब बड़े ही बदतमीजी से बात करता होगा, क्या वो आपके क्या वो बिहेवियर आपको पॉपुलर बना सकता है, बिल्कुल नहीं। एरोगेंट, घमंडी भी नहीं, और बिल्कुल हार्श मतलब जो बहुत ही मतलब नॉट जेन्युइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही जो ऑप्शन है फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, यही पॉजिटिव दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल एटीट्यूड मेड हिम पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, आई एम फीलिंग अनवेल सेड राज। राज ने कहा, मतलब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो इन्वर्टेड कॉमास आपके दैट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई एम फीलिंग अनवेल, तो राज सेड दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल। हाँ देखिए सैड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेंटेंस है वो आपका पास्ट में चला जाएगा। तो राज सेड दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे सक्सीडेड डैश कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब वो सफल हो गए
प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, ठीक है। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि डेडलाइन से पहले या किसी बाउंड्री क्रॉस होने से पहले कोई काम हमने कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सक्सीडेड इन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करने वाले को क्या कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं, सोलिलोकी, डायलॉग या फिर वेंटिलोकिज्म। तो उसको कहते हैं सोलिलोकी, यानी अपने आप से बात करना है, इसको कहा जाता है सोलिलोकी। मोनोलॉग की अगर यहाँ पर बात करें तो मोनोलॉग का मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर इन ए प्ले और मूवी। मतलब किसी मूवी या प्ले में जो कोई एक्टर एक स्पीच देता है उसको मोनोलॉग कहा जाता है। डायलॉग की बात अगर करें तो दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको डायलॉग कहते हैं। और वेंट्रिलोकिज्म क्या होता है, वेंट्रिलोकिज्म होता है आपका मेकिंग वंस वॉइस अपीयर टू कम फ्रॉम एल्सवेयर। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब होठों को बिना मिलाए जो लोग बात करते हैं और ऐसा लगता है कि वो हाथ में वो गुड्डा सा लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे वो गुड्डा बोल रहा हो, लेकिन वो क्या होता है, वो खुद ही बोल रहे होते हैं, तो उसको वेंट्रिलोकिज्म कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, अपने आप से बात करना, यानी सोलिलोकी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो व्हाइल द फर्स्ट पार्ट इज इन द करेक्ट प्लेस। फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका एकदम करेक्ट प्लेस पर है। द स्टॉर्म रेज थ्रू द सिटी। उसके बाद PQRS दिए हैं, तो इनको आपको एकदम अप्रोप्रिएट मैनर में यहाँ पर लगाना है। डाउन्ड पावर लाइंस, अच्छा तो क्या ये आएगा, या फिर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज विद वाइंड रीचिंग अप टू 100 माइल पर आवर। उसके बाद है एंड लिविंग 1000 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, पहले इसने क्या बोला है कि स्टॉर्म आया है सिटी पर, ठीक है। तो सिटी पर स्ट्रॉन्ग आया है, कैसे आया है, मतलब किस लेवल का आया है, वो वाला सेंटेंस हमें यहाँ पर देखना है। तो इसने जो सेंटेंस आपका यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये विद वाइंड रीचिंग अप टू 100 माइल पर आवर, ठीक है। तो इसने क्या है, उस स्टॉर्म की उस स्टॉर्म में जो वाइंड है, जो हवा है, उसकी स्पीड यहाँ पर बताइए कि वो इतनी तेज़ी से आया है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है वो यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए आपका आर से, ठीक है। आर से अगर स्टार्ट होगा तो ऑप्शन में आर से एक ही स्टार्ट हो रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के बाद आएगा आपका क्यू, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। उसके बाद आएगा पी, डाउन पावर लाइंस, एंड लास्ट में ये रहा लिविंग 1000 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो RQPS आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट और मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ शी डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली शी वुड नॉट हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका ये जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, कैसे सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की यहाँ पर आपसे बात हो रही है। इफ़ है, उसके बाद क्या आएगा, जो बाद में आपका वुड हैव और वुड नॉट हैव वाले जो हमारे होते हैं वो क्या होता है। देखिए इफ़ के बाद अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, वुड के साथ क्या करते हैं, वुड के साथ हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शी वुड हैव, मतलब नेगेटिव सेंटेंस नॉट आया है, तो वुड नॉट मेड सो मैनी मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए हमें लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो कंप्लीट दिख रहा है। वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल हमें दिख रहा है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, इफ़ शी फॉलो के साथ पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो उसमें क्या आता है आपका हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब यहाँ पर क्या है आपकी फॉलो है, तो इफ़ शी हैड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली शी वुड नॉट हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्री टू बाय एवरीवन। अच्छा मतलब जिसको लेकर सब सहमत हो जाएं, सब एग्री हो जाएं, उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोवर्शियल तो हो नहीं सकता। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये होता है एक ने बोला, दूसरे ने उसका विरोध किया, फिर तीसरे उसमें कूद गया, तो ये कंट्रोवर्सी होती है। मैंडेटरी मतलब जो चीज़ सबके लिए जरूरी हो, रिक्वायर्ड हो, ठीक है, रिक्वायर्ड बाई लॉ और रूल। ऑप्शनल तो ऑप्शनल है, कोई मान सकता है कोई नहीं मान सकता। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, मतलब सर्वसम्मति जो कहते हैं ना हिंदी में, सर्वसम्मति के साथ। जैसे क्या होता है कि कोई मीटिंग हुई है और इसमें कोई फैसला लिया गया और वो सर्वसम्मति से सहमति सबकी हो गई, तो उसको कहते हैं यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमसली उसको मान लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका, यहाँ पर भी क्या है, जंबल सेंटेंसेस दिए हैं और इस पैराग्राफ को मीनिंगफुल और कोहेरेंट ऑर्डर में आपको दिखाना है। पहला वाला जो है वो अपनी जगह पर सही है, ग्लोबल वार्मिंग इज प्रेसिंग इशू।
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक प्रेसिंग इशू है दैट अफेक्ट वाइल्ड लाइफ लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल एंड नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू मेल्टिंग आइस कैप्स। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको क्या है सही ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी ग्लोबल वार्मिंग इज प्रेसिंग इशू। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम ये हो रहा है कि जो सबसे पहला जो काम यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है कि जो सी लेवल है वो आपका क्या है राइज हो रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, ड्यू टू मेल्टिंग आइस कैप्स। ठीक है, क्योंकि जो अंटार्कटिका में और बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में जो आपकी आइस है वो ग्लोबल वार्मिंग से पिघलना शुरू हो गई है, जिससे हमारा सी लेवल जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्यू आएगा, उसके बाद क्या है इसका रीज़न ऐसा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, दैट अफेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पी आएगा और उसके बाद आपका क्यू आ जाएगा, सॉरी क्यू तो ऑलरेडी है ये रहा, उसके बाद आपका आर आ जाएगा। तो क्यू एस पी आर जो होगा वो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो क्यू एस पी आर आपका कहाँ पर दिया है, क्यू एस पी आर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इस तरह से आपके यहाँ पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल सेक्शन पर, जो है आपका हिंदी भाषा। इसके भी हमको यहाँ पर 10 प्रश्न करने हैं और इस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है बताइए, जो बहुत बातें करता हो। ठीक है, बहुत बातें करने वाले को क्या कहते हैं, अहेतुक कहते हैं, अनन्य कहते हैं, अगोचर कहते हैं या फिर वाचाल कहते हैं। देखिए अहेतुक किसे कहते हैं, जो बिना किसी कारण के कोई काम मतलब हो रहा हो। अनन्य किसे कहते हैं, जिसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अगोचर, अगोचर किसे कहते हैं, जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, जिसको इंद्रियों से ना देखा जा सके, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनसे ना देखा जा सके। वाचाल क्या होता है, वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, नीचे दिए गए देखिए भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। तो शैया देखिए, शैया यहाँ पर क्या है गलत लिखा हुआ है। शैया की जो सही वर्तनी होती है वो होती है ये शैया, मृत्यु शैया जो आपने वर्ड सुना होगा, तो वही वाला ये शैया है, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता ने पुत्र डैश पढ़ाया। तो को के पर से, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, को आ जाएगा। पिता ने पुत्र को पढ़ाया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कौन सा कारक है, तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा, कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, आप जानते ही हैं कर्ण से ये सब फॉर्मूले हमने पहले ही आपको बहुत बार बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ चुनिए। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी वस्तु किसे अच्छी नहीं लगती, गलत हो जाएगा। अपने किए पर पछताना, ये भी गलत होगा। कमाए कोई उड़ाए कोई, ये भी गलत हो जाएगा। अपने ही कर्मों का फल पाना, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, उपयुक्त कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रयोग से वाक्य पूरा करें। वह डैश गया है, वह उधर गया है, वह थोड़ा गया है। देखिए कालवाचक की बात हो रही है, तो उधर आपका कालवाचक नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, जल्दी भी नहीं। अभी जो है वह अभी गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त क्रिया का चयन कर दिए गए वाक्य को पूर्ण कीजिए। नौशाद खेत सिलवा रहा है, करवा रहा है, जोतवा रहा है या सुखवा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। व्यवहार में एक दूसरे की शक्तियों पर सरकार के तीनों अंगों का, जैसा कि अमेरिका की कार्य पद्धति में पाया जाता है, नियंत्रण होता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, सही जो इसका ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले देखिए व्यवहार में, तो व्यवहार में के बाद यहाँ पर क्या आएगा, सरकार के तीनों अंगों का, सरकार के तीनों अंगों का एक दूसरे की शक्तियों पर, तो पहले रह आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आएगा, उसके बाद क्या है आपका, जैसा कि अमेरिका की कार्य पद्धति में पाया जाता है, नियंत्रण है। ठीक है, तो ये रे ले और वे जो है ये आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे को अब काम नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेरे को नहीं। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये बिल्कुल सही हो सकता है। वहाँ भारी भरकम, भीड़ के लिए भारी भरकम का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 2 ही आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, इसमें कोई भी यहाँ पर जो गलती है वो नहीं है, क्योंकि प्राण जो है वो आपका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो सूख गए भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त
या असंगत वाक्य का चुनाव करना है। अच्छा, 3 मतलब एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो रेलवे की बात हो रही है। नदियाँ एवं जलमार्ग, अब देखिए रेलवे से अलग हो गया ये नदियाँ एवं जलमार्ग। आगे देखते हैं, इनसे आवागमन सुगम हुआ है। इनसे, देखिए इनसे की बात हुई। अगर रेलवे के बारे में ये सेंटेंस होता तो ये इससे होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नदियाँ और जलमार्ग के लिए इसका यूज़ हुआ है। इन्हीं के इर्द गिर्द जन समुदाय बसे, किसके? तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका नदी है और जलमार्ग है उनके ही आसपास जन समुदाय बसा है, जिससे कि उनको पानी की दिक्कत ना हो। तो ये कहीं ना कहीं जो लास्ट के 3 सेंटेंस है ये आपस में रिलेटेड है। चौथा वाला जो आपका फर्स्ट वाला है वो यहाँ अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसको स्पर्धा कहते हैं। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयंभू किसे कहते हैं? जो खुद से उत्पन्न हुआ हो, खुद से जन्मा हो। सभ्यता आप जानते हैं, और सार्वभौमिकरण भी, जो मतलब यूनिवर्सल चीज़ होती है, उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमारे हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट के सभी 50% जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो पेपर था ये आपका 8 दिसंबर 2025 को हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर लेकर आएंगे, जब तक कि आपके फरवरी वाले एग्जाम्स की आंसर की नहीं आ जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय।